गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास से। और जो दो टॉपिक हम कवर अप करेंगे आज वो है सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस, इस दो टॉपिक की अगर हम बात करें तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर जब देखेंगे, चाहे यूपीएससी देख लीजिए, पीसीएस, एसएससी या किसी भी एग्जाम की बात कर ले, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल बन रहा है तो ये सवाल कई बार बन चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक रहा है ये एग्जामिनर्स का काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए यहाँ से सवाल काफ़ी बनते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1770 to 82। सन्यासी विद्रोह, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर इस विद्रोह के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर आप एक डेट देख रहे हैं 1770 to 82। किसी किसी सोर्सेस में आपका 1773 से दिया गया, 1773 से 82। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट, चूंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको कि जब एंशिएंट में डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आपको सीक्वेंस के लिए भी हेल्प करेगा, सीक्वेंस से जाने देगा। ठीक है, तो 1773 से जो दिया गया, तो मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको रिलेट करूंगी कि क्यों 1773 से भी यहाँ दिया जा रहा है, तो वो दोनों मैं क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो डेट ध्यान में रखिएगा 1770 to 82। ये जो विद्रोह हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? बंगाल। याद रखिएगा बंगाल शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रहा है। अब समझिएगा कौन सा विद्रोह पढ़ रहा है? सन्यासी विद्रोह। तो कुछ चीज़ों को ना, जैसे कुछ चीज़ें या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नाम से ही आप उसमें से कई सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये विद्रोह जो है वो कौन कर रहा है? सन्यासी, मतलब सन्यासियों द्वारा ये विद्रोह किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। अब समझिएगा कि अगर हम सन्यासी की बात करें तो सन्यासी का जीवन कैसा होता है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होता है? सिंपल होता है, एकदम सादगी से भरा होता है। उनको लग्जरियस लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, या लग्जरियस चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, तो सादगी भरा होता है। तो अगर इनका जीवन सादगी भरा है, इनको दुनिया के किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, फिर भी अगर ये विद्रोह करे तो क्या कारण रहा होगा? अब थोड़ा सोचिए, तो कारण क्या रहा होगा कि कहीं ना कहीं इनके धार्मिक भावनाओं को क्या किया जा रहा है? चोट पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो यही कारण यहाँ पर रहा था कि ये विद्रोह हुआ था। तो इसका मुख्य कारण मैं बता दूं कि ये जो आप डेट देख रहे हैं 1770 to 82, आप ये जो टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड याद कीजिए कि ये यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनीज का शासन चल रहा है। और उनका जो शासन होता था वो काफ़ी दमनकारी नीति अपनाते थे, काफ़ी लोगों को परेशान करते थे। ठीक है, इवन इतना परेशान करने लगे कि इन्होंने सन्यासियों तक को नहीं छोड़ा। अब क्या कर रहे हैं इनके साथ? तो सन्यासी जो यात्रा करते थे, जो तीर्थ यात्राएं होती थी उनकी, तो उन पर क्या करते थे? इन्होंने क्या किया? कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब आप बताइए कि ये लोग टैक्स कहाँ से देंगे? क्या ये अर्न कर रहे हैं या कहीं जॉब या कहीं काम कर रहे हैं जो ये पैसा देंगे? नहीं। तो एक तो ये किया, साथ ही साथ क्या किया? इनकी यात्राओं पर आगे चलकर प्रतिबंध लगा दिया गया, इनकी यात्राओं पर ही रोक लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये आहत तो होंगे, कहीं ना कहीं इनके मन में विद्रोह तो होगा उन अंग्रेजों के प्रति कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये कारण रहा सन्यासी विद्रोह के होने का। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा कारण था ये विद्रोह का, वो था अकाल। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ये जो सन्यासी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सन्यासी जो थे ये शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे। शंकराचार्य के फॉलोअर्स यानी कि अनुयायी थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सॉरी। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? एक कारण बताया कि धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं, कर लगा दे रहे हैं, या उनकी तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, तो ये कारण रहा। और साथ ही साथ जो और एक मुख्य कारण था वो था अकाल। ठीक है, तो अकाल की हम बात करें तो अकाल मतलब क्या हो गया? आप कह सकते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, फूड की कमी हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है? आप जहां तक देखेंगे कि अगर अकाल की हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से अकाल होता है,
कि कभी बारिश कम हो गई, या कभी जो फसल है वो खराब हो गया, या कभी किसी कीड़े ने खा लिया, मतलब बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक कारण होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अकाल पड़ने का एक कारण प्राकृतिक तो था ही, प्राकृतिक तो था ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर कृत्रिम रूप से भी अकाल यहाँ पर लाया जा रहा था, आर्टिफिशियल रूप से। ठीक है, कृत्रिम रूप से। तो प्राकृतिक रूप से है तो वो समझा जा सकता है, लेकिन अगर कृत्रिम रूप से अगर अकाल लाया जा रहा तो ये बहुत गलत है। और यहाँ पर क्या है कि अकाल कंटिन्यू अकाल आ रहा है, तो अब लोग परेशान हो गए ना, अगर शॉर्टेज ऑफ फूड होगा वो भी वो कंटिन्यूटी वो बना रहे तो वो दिक्कत होगी लोगों को। यहाँ पर कृत्रिम रूप से मैं बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर विवेकानंद ने भी इसकी चर्चा की है कि एक बार चावल बहुत मात्रा में अच्छी उपज हुई थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको समुद्र में जाकर फेंक दिया और क्या बता दिया कि अकाल हो गया, अकाल पड़ गया। तो इस तरह की हरकतें ये करते थे, मतलब कृत्रिम रूप से भी अकाल को ये लोग दिखाते थे कि अकाल है। तो अकाल की कंटिन्यूटी जो रही, ये भी एक मुख्य कारण रहा यहाँ पर सन्यासी विद्रोह होने का। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि इसका होने का कारण क्या था। अब मैंने बताया कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनीज यहाँ पर क्या कर रहे, शासन कर रहे, तो इनकी जो पॉलिसीज होती थी, इनकी जो नीतियाँ होती थी, वो काफ़ी दमनकारी होती थी, लोगों को परेशान करने वाली होती थी। ये था ही। साथ ही साथ अब आप देखेंगे और क्या कारण था। देखिए, मैं और सारे कारण बताते जा रही हूँ ताकि ये आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपके पास कंटेंट होगा, आप उसको लिख सकेंगे अपने भाषा में। ठीक है, और कारण क्या था, आर्थिक मंदी। क्या था, आर्थिक मंदी। ठीक है, अब समझिए, एक ये कारण हो गया, अकाल हो गया, धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुँचा रहे हैं, वो तो था ही, दो मुख्य कारण। एक हो गया आर्थिक मंदी, साथ ही साथ मैंने बताया दमनकारी नीति। ठीक है, दमनकारी नीति, और साथ ही साथ और क्या था, राजनीतिक अशांति। अब राजनीतिक अशांति कैसे, ठीक है, तो होता क्या है ना कि आप इसको ऐसे रिलेट करना। राजनीतिक अशांति का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जाती हूँ यहाँ पर। बंगाल जो था वहाँ पर नवाबों का शासन था। ठीक है, वहाँ पर नवाब का शासन था, नवाब यहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, नवाब यहाँ पर रूल कर रहे थे। अब आपने पढ़ा है प्लासी का युद्ध, आपने पढ़ा है प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। अब देखिए, प्लासी का यहाँ पर नवाब शासन कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है और कंपनी ने यहाँ पर नवाब को हरा दिया, यानी सिराजुद्दौला को यहाँ पर हरा दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला की हार होती है प्लासी के युद्ध में, और उसके बाद यहाँ पर यानी कि बंगाल में अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन चल रहा है। मतलब इसके बाद भी फिर नवाब आए, लेकिन वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि कठपुतली की तरह काम करते थे। ठीक है, कठपुतली की तरह काम करते थे, और जो रूल हो रहा था, जो भी चीज़ें, बैकग्राउंड चीज़ें जो चल रही थी, वो अंग्रेज़ों कंपनी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ नवाब कठपुतली के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1757 में ये हुआ युद्ध, हार गया सिराजुद्दौला, फिर नवाब आए सिर्फ नाम के। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर 1764 में एक और युद्ध होता है जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और फिर यहाँ पर अंग्रेज जो कंपनी थी वो यहाँ पर जीत जाते हैं। ठीक है, अब जीतने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देती हूँ, जगह बना देती हूँ। अब यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, फिर कंपनी यहाँ पर जीतती है, और 1765 में एक संधि होती है जिसको कहते हैं हम लोग इलाहाबाद की संधि। ठीक है, एक यहाँ पर ट्रीटी हुआ, एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये संधि के बाद क्या होता है कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर डुअल आप बोल सकते हैं कि द्वैध शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, आप समझिएगा, यहाँ पे द्वैध शासन क्या हो रहा है कि यहाँ पर बांट दिया गया, शासन जो है उसको बांट दिया गया। क्या बांटा गया, कैसे बांटा गया, तो यहाँ पर बोला गया
जो राजस्व वाला मुद्दा होगा या जो राजस्व से रिलेटेड बात जो भी चीज़ें होंगी वो कौन, अंग्रेज देखेगा, मतलब वो कंपनी देखेगी। तो आप देख लीजिए कितना चालाक था वो लोग, कितने चालाक थे कि जो पैसा से रिलेटेड मैटर था वो खुद देखेंगे, ठीक है। और बाकी जितना युद्ध लड़ना है, जो भी प्रशासन, जो भी मारकाट करना है वो कौन करेगा, वो नवाब तुम करो, ठीक है। तो यहाँ पे द्वैत शासन यहाँ पर चलना शुरू हो गया 1765 से, ठीक है। फिर 1772 में बंगाल में एक गवर्नर आता है, कौन, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आता है बंगाल में, ये गवर्नर बन के आता है, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको गवर्नर जनरल, काउंसिल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते हैं, ठीक है। किसको, वॉरेन हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद से फिर यहाँ पर इनका प्रत्यक्ष शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि राजनीतिक अशांति, तो राजनीतिक अशांति देख लीजिए कहीं ना कहीं 1757 से शुरू हो गया था, यानी कि प्लासी के युद्ध से ही राजनीतिक अशांति था कि पहले नवाब थे वहाँ पर, फिर उसके बाद कठपुतली वाले नवाब आ गए, उसके बाद फिर कंपनी का वहाँ शासन चलने लगा। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उथल पुथल यहाँ पर मच रहा है। तो ये भी एक कारण रहा था इस सन्यासी विद्रोह के होने का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब समझते हैं आगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएंगे, और जहाँ तक फैक्ट की बात है आप उससे फैक्ट निकाल लेंगे। आप समझिएगा, हम सन्यासी विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो इसका हम लोग हमने बैकग्राउंड समझा कि क्या कारण था, क्यों ये सारी चीज़ें हुई, विद्रोह होने का कारण क्या रहा, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये जो विद्रोह हो रहा है, तो कोई ना कोई इस विद्रोह को लीड कर रहे होंगे, कोई ना कोई नेतृत्व करता तो होगा। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे मंजू शाह एवं देवी चौधरानी। मंजू शाह एवं देवी चौधरानी ये इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। ये याद रखना है, फैक्ट के रूप में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। पीसीएस वगैरह में ये सवाल बनता है, ठीक है। अब ये जो विद्रोह हो रहा है कहाँ पर हो रहा, मैंने बताया बंगाल में हो रहा, ठीक है। तो बंगाल में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था वो कौन कौन सा था, वो जान जाते हैं हम लोग। प्रभावित क्षेत्र, या आप यूँ कह सकते हैं सन्यासी प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। तो ये था आपका ढाका, याद रखिएगा ढाका उस समय बंगाल में ही था। ढाका, रंगपुर और मेमनपुर, ठीक है, ठीक है। ढाका, रंगपुर और मेमनपुर, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था। ढाका, रंगपुर और मेमनपुर, ऐसे ओवरऑल पूछे कहाँ पर हुआ था तो बंगाल, तो आप बंगाल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बताया, तो आपको मैंने बताया कि राजनीतिक अशांति का कारण बताया, और वो अब इसको मैं आगे आपको जोड़ती हूँ, रिलेट करती हूँ कैसे, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर होता क्या है, मैंने बताया कि अकाल जो था वो कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। तो इससे लोग पहले ही परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक डेट देखेंगे 1770 में क्या हुआ, अकाल पड़ा। 1770 में अकाल पड़ा। अब इससे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इतना ज़्यादा लोग परेशान हो गए कि 1773 तक आते आते 1773 में क्या हो गया, यहाँ पर एक समानांतर सरकार का गठन हो गया, समानांतर सरकार बना लिया गया। कब? 1773 में, ठीक है। इसीलिए एक ये भी कारण है कि 1773 में समानांतर सरकार बना लिया गया, इसलिए कई सोर्सेस में ये जो डेट है 1773 से 82 यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। ये कारण है इसका, ठीक है। अब समझिएगा
यहाँ पर क्या हो रहा है, समानांतर सरकार बना लिया जा रहा है। समानांतर सरकार मीन्स पैरेलल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। पैरेलल मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ऑलरेडी है, लेकिन उसके पैरेलल में ही हमने क्या किया, एक और गवर्नमेंट बना लिया। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट है, ठीक है, अब उस गवर्नमेंट के न्यायिक व्यवस्था से या किसी भी पॉलिसी से या बहुत सरकार की जो भी चीज़ें होती है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हमने क्या किया, क्या कर दिया, एक सरकार बना लिया, एक समानांतर सरकार बना लिया। जैसे आप अभी के टाइम में बोल सकते हैं जो नक्सल होते हैं वो भी अपना समानांतर सरकार चलाते हैं। भाई हम सरकार को नहीं मानते, जो है हम ही हैं, हम ही सरकार है, हम ही जुडिशरी है, हम ही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो समानांतर सरकार उसी को कहते हैं। लेकिन याद रखिए इनको नक्सल से मत ये कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यही था, यहाँ पर क्या हुआ, समानांतर सरकार बना लिया गया। अब समझिएगा। अच्छा, सन्यासी विद्रोह में मैंने बताया कि जो यात्रा था, जो यात्राएं होती थी, तीर्थ यात्राएं होती थी, उस पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो हिंदू लोग थे, कुछ जगह पर मुसलमानों के भी उनके धार्मिक चीज़ों पर कर लगा दिया गया था। तो ये अगर आपको पॉइंट भी देगा कि हिंदू और मुसलमान, तो आप उसको टिक कर लेंगे, क्योंकि लेकिन ज़्यादा अगर बहुतायात की हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू सन्यासियों की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब समझिएगा, सन्यासी विद्रोह जो है इसका उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिल रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका एक उपन्यास है, काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आनंद मठ, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ है, इनका जो कथानक है, ये पूरा का पूरा आनंद मठ में ये दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह का पूरा उल्लेख यहाँ पर एक तरह से कहाँ पर किया गया, आनंद मठ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपका फैक्ट ऐसे निकल के आएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सा ये उपन्यास, मान लीजिए पूछेगा या पूछेगा ये उपन्यास किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसमें क्या उल्लेख किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का पूरा उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये विद्रोह शुरू हुआ, इसका नेतृत्वकर्ता बना, सारी चीज़ें मैंने बताई, ठीक है। अब ये जो विद्रोह आपने देखा 82 तक चला, ठीक है। तो इस विद्रोह का जो दमन किया गया, वो किया गया वॉरेन। अभी मैंने इस नाम का जिक्र किया था कि वो आया था गवर्नर बन के और फिर ये गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसने इस सन्यासी विद्रोह को काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी खराब तरीके से या क्रूरतापूर्वक, आप कह सकते हैं इस क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया या इस विद्रोह को दबा दिया। क्लियर है। तो आपको इतने सारे फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये विद्रोह आखिर क्यों हुआ, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा था और क्या क्या चीज़ें इस पे हुई और कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव रहा। क्लियर है। तो आई थिंक इतना आपको सन्यासी विद्रोह क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है, मैंने बताया था आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर अप करेंगे। फकीर विद्रोह। देखिए जितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी उसको आप लिखिए, जो भी जो फैक्ट है, जितना भी आपको याद आ रहा है, जो वो सारा कुछ आप लिखिए, तब आपके भी दिमाग में ये बैठ जाएगा। फकीर विद्रोह 1776 टू 1777 कहाँ हो रहा है, तो ये भी बंगाल में, अब इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने सन्यासी विद्रोह में रिलेट करने बोला, डेट ध्यान रखेंगे, 76 टू 77 ये विद्रोह चला था। सन्यासी विद्रोह में विद्रोह कौन कर रहे थे, तो सन्यासियों द्वारा ये विद्रोह कराया जा रहा था। अगर फकीर विद्रोह की बात करें तो फिर एज सिंपल कि फकीर विद्रोह कौन कर रहा है, तो फकीर कर रहे हैं, ठीक है, फकीरों द्वारा ये किया जा रहा है। अब समझिएगा ये जो आंदोलन है इसको आप कहेंगे कि ये एक धार्मिक आंदोलन था, ये एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है, धार्मिक आंदोलन।
अब आप बोलेंगे कि धार्मिक आंदोलन जो है सन्यासी विद्रोह को क्यों नहीं कह रहे, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह में सिर्फ जैसे मैंने बताया कि तीर्थ यात्रा और जो धर्म की चीजें वो नहीं था, उसके साथ साथ और भी कुछ मुख्य कारण थे, जैसे अकाल था, तो ये सब कारण थे, इसलिए उसको पूर्णतः वहां पर हम लोग सन्यासी विद्रोह नहीं कहते, ठीक है। तो ये क्या था, धार्मिक विद्रोह था, सॉरी मैंने आंदोलन लिख दिया, धार्मिक विद्रोह, ये एक धार्मिक विद्रोह था, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे, सॉरी, नेतृत्वकर्ता मजनून शाह। देखिए थोड़ा आपको इजीली याद हो जाएगा, ऐसे भी मजनू लोग क्या हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, ठीक है ना। खैर जोक सपाट, इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, मजनून शाह, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है, मजनून शाह। ये जो फकीर विद्रोह कराया जा रहा, तो आप ऐसे भी समझिए फकीर सन्यासी, बस अंतर ये है कि वो हिंदू धर्म में है और फकीर जो है ये इस्लाम धर्म में होते हैं। फकीर जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस अपनी फकीरी में जिए जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके भी धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार किया गया था, इसलिए ये विद्रोह हुआ, ठीक है। तो ये विद्रोह जो कराया गया चल रहा था, मैंने नेतृत्वकर्ता बताया, ये किया किनके द्वारा गया था, तो जो मुसलमान घुमक्कड़ जो थे, जो घुमक्कड़ फकीर होते हैं, ठीक है, मुसलमान घुमक्कड़ फकीर, मुसलमान घुमक्कड़ फकीर जो थे, और इनका एक गुट था, इन्होंने गुट बनाकर फिर ये विद्रोह शुरू किया, ठीक है। जो घुमक्कड़ फकीर थे उन्होंने गुट बनाया और ये शुरू किया, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मजनून शाह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको और 2-4 नाम आपको मिलेंगे जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये नेतृत्वकर्ता थे। अब समझिएगा, इनके मृत्यु के पश्चात इस विद्रोह का जो बागडोर था वो किसने संभाला, वो संभाला चिराग अली शाह, ठीक है। इनकी मृत्यु के पश्चात चिराग अली शाह ने फकीर विद्रोह का बागडोर संभाला, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे भी आपको एक भाईचारा का रूप देखने को मिलेगा इस विद्रोह में। ये जो फकीर विद्रोह जो चल रहा था, तो इसमें इनको सपोर्ट किसने किसने किया, ठीक है। ये मुसलमान का है, ये इस्लाम वाले लोग इस विद्रोह को कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेटमेंट बना के पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं राजपूत, साथ ही साथ पठान, और साथ ही साथ कुछ सेना लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। कौन सेना, जो भूतपूर्व सेना थे, ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक थे, इन लोगों ने क्या किया, फकीर विद्रोह की सहायता की, यहाँ पर इन्हें समर्थन दिया, इनको सपोर्ट किया, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये आपको भाईचारा का रूप दिख रहा है, साथ ही साथ में फिर भाईचारा का रूप आपको आगे भी दिखेगा। तो कैसे, यहाँ पे और कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। आपने सन्यासी विद्रोह में एक नाम पढ़ा, देवी चौधरानी, ठीक है, वो नाम आपको यहाँ भी मिलेगा, देवी चौधरानी एवं भवानी पाठक। आप देख सकते हैं ये क्या है, हिंदू है, लेकिन ये फकीर विद्रोह को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। देवी चौधरानी एवं भवानी पाठक ने भी फकीर विद्रोह में इनकी सहायता की, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपको स्टेटमेंट में ये पूछेगा, ठीक है। अब समझिएगा होता क्या है कि आगे चलकर ये जो फकीर विद्रोह चल रहा था, ये काफ़ी इनके जो सहायता कर रहे थे, या जो भी इनसे जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने हिंसात्मक गतिविधि शुरू कर दी। अब ये हिंसा पर उतर आए, ठीक है, हिंसा पर उतर आते हैं, और ये करते क्या है, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जाकर, अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीति थी, वो जो शोषण करते थे, उनके विरुद्ध जाकर उन्होंने क्या किया, जमींदारों से धन की वसूली की। जमींदारों से क्या किया, क्योंकि जमींदार कहीं ना कहीं इन लोगों के जो अंग्रेज होते थे उनके साथ ही जाकर मिले होते थे, इसलिए इन्होंने जमींदारों से क्या की, धन की वसूली की, जबरन धन की वसूली की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आगे चलकर हिंसात्मक रूप लेता है तब, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अंतिम यहाँ पर आपको कोई नाम नहीं मिलेगा, जो अंग्रेजी सेना थी,
ठीक है, अंग्रेजी सेना को भेजकर इस फकीर विद्रोह को दबा दिया। आप देख सकते हैं इसका कार्यकाल भी बहुत कम है, 76 to 77, ठीक है, 76 to 77, फिर अंग्रेजी सेना को भेजा गया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। आई थिंक यहाँ तक आपको फकीर विद्रोह और सन्यासी विद्रोह क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।